कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर रह गए। कुछ ऐसा ही हालात अब चीन की हो गई है। दूसरे को फंसाने वाले जिनपिंग अब खुद फंस गए हैं। दूसरे को कर्ज देने वाला देश आज खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उस पर कर्ज बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2023 के आखिर तक चीन पर उसकी जीडीपी का 288% कर्ज था। यह 2022 की तुलना में 13% ज्यादा है। चीन की मौजूदा स्थिति की बात करें तो विकास दर धीमा होता जा रहा है, रोजगार नहीं है, रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह से तबाह होते दिख रहा है। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के अर्थव्यवस्था को खतरनाक बताया था। आइए आपको बताते हैं कितना कर्ज है चीन पर। दुनिया को कर्ज में डुबोने वाला आज दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया। न्यूज वीक के रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के आखिरी तक चीन पर कुल 560 अरब डॉलर का कर्ज था। यह उसके जीडीपी का 287.8% है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के परिवार पर कर्ज बढ़कर जीडीपी का 63.5% पहुंच गया है। वहीं गैर वित्तीय कॉरपोरेट पर कर्ज बढ़कर 168.4% है। सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार पर कर्ज 55.2% हो गया है। इसको ऐसे समझिए कि अमेरिका पर जितना कर्ज है उसका दोगुना से भी ज्यादा कर्ज में चीन डूब चुका है। अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जदार देश जापान था। जापान पर उसके जीडीपी का 220% तक कर्ज था, लेकिन अब चीन है। जिस रियल एस्टेट के बलबूते चीन दुनिया को जीतने चला था, आज वही रियल एस्टेट गले का फांस बनते दिख रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह संकट से गुजर रहा है। चीन के जीडीपी में रियल एस्टेट की भागीदारी 20% है और यह सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसे ऐसे समझिए कि 2 महीने पहले ही हांगकांग की अदालत में चीन की बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी एवरगार्ड को संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने का आदेश दिया था। एवरगार्ड पर लगभग 300 अरब डॉलर से भी ज्यादा कर्ज है। अब सवाल उठता है, आखिर चीन की ऐसी हालत कैसे हो गई? आज हम आपको चीन की ऐसी हालत के पीछे किसका है हाथ बताएंगे। जानकारों के मुताबिक चीन के साथ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा जापान के साथ हुआ था। यानी एक वक्त में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और फिर लुढ़क गई। 1970 के दशक के बाद चीन ने जो आर्थिक सुधार की उससे उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। रियल एस्टेट मार्केट में बूम आया। इसके बदौलत आधे से भी कम सदी में चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ऐसे ही कुछ जापान के साथ भी हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, लेकिन फिर धीरे धीरे उस पर कर्ज बढ़ता चला गया और 1979 में फिर ऐसा दौर आया कि उसका शेयर मार्केट नीचे धम से गिर गया और अगले 13 साल में 80% तक गिर गया। 1991 के बाद से ही जापान में रियल एस्टेट सेक्टर संकट में है। आखिरकार मोदी की चाल में फंस ही गए जिनपिंग। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जो चाल मोदी ने चला है उससे बर्बाद हो गया है पूरा चीन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि मोदी की जो विदेश नीति है उसमें फंस गए हैं जिनपिंग। आपको बता दें कि चीन के इस हाल के पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह से भारत अब नए निवेशकों के लिए पहली पसंद बन गया है, उसके बाद से विदेशी कारोबारी अब चीन की ओर नहीं देख रहे हैं। अब भारत में सैमसंग से लेकर आईफोन तक अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा चुकी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन से लगभग सभी बड़ी कंपनियां अपना मैन्युफैक्चर यूनिट वहां से उठाकर भारत और अन्य देशों में लगाना शुरू कर दिया है, जिस वजह से चीन पर आर्थिक संकट गहराने लगा है। ऐसे में एक कहावत याद आती है कि मोदी ने ऐसी चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। अब कर्ज देने वाला देश खुद कर्ज में डूब गया। नरेंद्र मोदी की इस विदेश नीति को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए
खबर फर्स्ट, एटीएस न्यूज और अभिषेक तिवारी शो को जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।